नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक लाते हैं 5 प्रश्न के साथ। एपिसोड 91 तक पहुंच चुके हैं और आज का पहला टॉपिक क्या है, देखिए पीत सागर। देखिए पीत सागर जो है यानी कि येलो सी, ये चर्चा में रहा है, अभी भी है। 4 स्टार लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि कौन से सही, मतलब कितने सही हैं, ये पूछा गया है। जो नए तरह का विकल्प होता है वो है। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, 4 स्टेटमेंट है, एक एक करके देखते हैं। यह चीन व वियतनाम 2 कंट्री का नाम लिया गया है। इसके मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है, देखेंगे। यह दक्षिणी हिंद महासागर का एक हिस्सा बताया गया है। इसमें हांग है यानी कि पीली नदी, यांगत्सी और हांग नदियां अपना मुहाना बनाती है। और फिर कहा गया है इस सागर में तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जो भंडार है, इसके विशाल भंडार हो सकते हैं। अब एक एक चीजों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जो कहा गया है, ये चीन और वियतनाम के मध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है। यहाँ एक करेक्शन है, गलती क्या है यहाँ पर, दरअसल ये वियतनाम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोरिया होना चाहिए। और कोरिया में भी जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है उसकी बात की जाए, उसके बीच स्थित है, वियतनाम इसमें नहीं है। ठीक है, तो वियतनाम कहां पर, वियतनाम को अगर लेकर के बात करेंगे तो वह दक्षिण चीन सागर के किनारे पर स्थित है। दूसरी बात, यहां पर दक्षिणी हिंद महासागर का हिस्सा क्या, ये है येलो सी। आप जानते हैं कि येलो सी जो है वह प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ना कि हिंद महासागर का। तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है कि ये दक्षिणी है या जो भी है। तो हिंद महासागर का यह हिस्सा नहीं है, प्रशांत महासागर का होगा और यह पूर्वी एशिया में स्थित है। अब आगे चलते हैं। इनमें हांग है, येलो रिवर, और दूसरा यांगत्सी और हांग, ये नदियां अपना क्या मुहाना बनाती है। ये स्टेटमेंट सही है, ये नदियां जो है इसमें जाकर के अपना मुहाना बना रही है। और निश्चित तौर पर कहा गया है कि इन जगहों पर इस सागर में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार होने की संभावनाएं हैं। इन्हीं चीजों को लेकर के विवाद भी हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं, तो 2 कथन होगा सही, यानी कि तीसरा चौथा, और पहला और दूसरा जो है गलत हो गया। तो केवल 2 के साथ, बी विकल्प के साथ हम लोग यहाँ चलेंगे। आगे बढ़ जाए। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस अभियान का वर्ष 2028 तक खसरा एवं रुबेला के सामुदायिक संचरण को पूर्णतः समाप्त करना है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। चलिए अब इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान, इस अभियान का जो लक्ष्य रखा गया है 2028 नहीं बल्कि 2026 तक, 2026 तक खसरा और रुबेला को समाप्त करना है। और जहां पर यहां पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री की बात की गई नरेंद्र मोदी, दरअसल 24 अप्रैल 2025 जो कि विश्व टीकाकरण सप्ताह भी हुआ था, उसके पहले दिन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जो है राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान का, जो अभियान 2025-26 के लिए है, उसका शुभारंभ किया था। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो कुल मिलाकर के इसमें दोनों ही कथन गलत हो गए। डी के साथ चलेंगे, ना तो 1 ना ही 2, कोई भी सही नहीं है। तीसरे पर आते हैं। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। चलिए यहां पर बात करेंगे। और कहा गया है कथन सही है, ये पूछा गया है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। इसे एशिया के जल स्तंभ के रूप में जाना जाता है और कहा गया इसका विस्तार जो है 10 एशियाई देशों में हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र की बात की गई है। अब देखिए, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र जो है विशाल हिमखंड और बर्फ की चादर है, जो एशिया के कई प्रमुख नदियों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसीलिए ही इसे एशिया के जल स्तंभ के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये तो सही हो गया। लेकिन ये जो 10 एशियाई क्षेत्र हैं ये गलत होगा, क्योंकि इसका विस्तार 10 एशियाई क्षेत्रों में नहीं बल्कि 8 ही एशियाई देशों में है। और वो 8 कौन है? एक है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। ये 8 कंट्री हैं। यानी कि यहां पर जो यह स्टेटमेंट है यह गलत हो गया। पूछा गया था कौन सा कथन सही है, वह केवल एक है, यानी कि ए विकल्प के साथ हम सभी को चलना है। चौथे पर पहुंच जाए। चौथा, शिमला समझौता। शिमला समझौता अभी पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है, पहलगाम के बाद ये हुआ था। ठीक है, इसको 4 स्टार डालिए, इंपॉर्टेंट है ये।
सिंधु जल संधि 1960 जिसे भारत ने रद्द किया, शिमला समझौता जिसे पाकिस्तान ने रद्द किया। कुल मिलाकर के ये दोनों समझौता जो है महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार के प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इस पर विचार करना है और कहा गया है कौन से कथन जो है सही है। इसे 2 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश जन्म लिया था एक नए देश के रूप में। उसके बाद उसके 1 साल बाद लगभग ये समझौता हुआ था। उस वक्त देश की जो प्रधानमंत्री भारत की थी वो इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे, तो दोनों ने ही हस्ताक्षर किया था। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और इसमें कई सारे बातों को लेकर के समझौता किया था कि एक दूसरे के संप्रभुता का ध्यान रखना है, जो LOC है उसका सम्मान करना है। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ें की बात की गई, वह था कश्मीर मुद्दे को लेकर के। कहा गया कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बुलाया जाएगा, है ना। यानी कि भारत पाकिस्तान जो है अपने हिसाब से इसका समाधान ढूंढेंगे। तो यह भी सही हो गया। ये दोनों ये स्टेटमेंट इसमें सही है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन से कथन सही है। सी के साथ हम लोग चलेंगे। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 5वें पर चलते हैं। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए, पुछल्ले शब्द पर ठीक से पढ़ना है उसको। वर्ष 2024 के आम चुनाव में पहली बार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान की गई। ओके, वर्ष 2024 में कहा गया, ठीक है, इसके जनरल इलेक्शन में। ठीक। लिली थॉमस बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद EVM में नोटा विकल्प शामिल किया गया। ये 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें पहली बार जो है 85 वर्ष से अधिक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए, और जो 40% या इससे अधिक जो है विकलांगता को ग्रहण करते हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक सुविधा दिया था मतदान का। वो सुविधा क्या था कि उन्हें पोलिंग बूथ पे आने की आवश्यकता नहीं है, वो घर से ही मतदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सही है, यानी कि वो आना चाहते हैं तो आ जाए, नहीं तो उनको विकल्प दिया गया है कि उसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो ये दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद EVM में नोटा विकल्प शामिल करने की बात किया गया। दरअसल यह जो है लिली थॉमस वाद से नहीं हुआ था, ठीक है। फिर ये कहाँ हुआ था? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 2013 में एक केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। 2013 का ये निर्णय है। इसके द्वारा इसमें एक निर्देश शामिल था। लिली थॉमस बात 2013 में जो था वो सांसदों और विधायकों को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर तत्काल अयोग्य ठहराने से संबंधित था, ना कि EVM और नोटा से संबंधित। ये ध्यान रखिएगा। तो यह जो है वह गलत हो गया। यहां पर पूछा गया था कौन से कथन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही सही जवाब होगा, यानी कि दूसरा B विकल्प के साथ चलेंगे। ठीक से ऐसे प्रश्नों को ठीक से देखा कीजिए। अब आज का एक प्रश्न है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? भारत का राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। इस 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए। अधिकांशतः लोग आप में से सही जवाब दिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं। इस प्रक्रिया को जारी रखिए। अब बहुत कम समय बच गया है तो रिविजन को अच्छे से करते रहिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।